शिद्दते लखनऊ अरे तौबा, शिद्दते लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। यास यगाना चंगेजी का ये शेर बहुत ही मौजू है अमीनाबाद के ज़िक्र से, जहाँ से आज की क़िस्सा गोई का प्रोग्राम शुरू होता है। अमीनाबाद शहर का मार्केटिंग मरकज़ होने के साथ साथ शहर का एक कल्चरल सेंटर भी रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीनाबाद में एक साहब थे जो आज से 45 बरस पहले सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करते थे। जो कॉन्सेप्ट अब आया है वो हमेशा दोनों हाथ फैला के लोगों से दूरी बना के चलते थे। लाल शेरवानी और उसी तरह की लाल टोपी पहने हुए ये साहब एक 1.5 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 3.5 घंटे में तय कर पाते थे। हर वक्त सर के ऊपर एक खुला हुआ छाता होता था, चाहे दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश हो या ना हो। जानते हैं आप ये ऐसा क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे कि इनको खप था कि ये शीशे के बने हुए हैं और अगर कोई इनके करीब आएगा और इनसे टकरा जाएगा, इनको ज़ोर से छू देगा तो ये टूट के बिखर जाएंगे। इन साहब का क्या नाम था हमें तो अब याद नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद है कि लोग इनको बीर बुट्टी कहते थे, क्योंकि लाल शेरवानी पहनते थे। लाल नहीं बल्कि मरून किस्म की एक शेरवानी होती थी और उसी किस्म की इनकी टोपी होती थी। बीर बुट्टी शायद एक कोई कीड़ा होता है, बड़ा खूबसूरत सा, गुलाबी सा, चिकना लाल सा, मरून सा, चिकना चिकना, इसलिए इनको लोग बीर बुट्टी कहते थे। ये अस्तबल चारबाग या रस्सी बटान वगैरह कहीं से आते थे किसी शाही ख़ानदान के, और इनका जो मरकज़ था आने का वो था प्रकाश सिनेमा के पहलू में एक जगह है जिसका नाम है अब्दुल्ला टी स्टॉल, जिसमें गर्मियों में कुल्फ़ी मिलती है, इंडिया कुल्फ़ी हाउस कहलाता है, और जाड़ों में चाय और बन मक्खन मिलता है। ये और इनके घर से इस जगह का रास्ता कोई 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये 3-4 घंटे में आते थे वहाँ से, समझते देखते हुए कि कहीं कोई टकरा ना जाए। यानी एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ तक सड़क पार करने में इनको अक्सर 40-45 मिनट लग जाते थे, क्योंकि लोगों से हटते बचते चलते थे, क्योंकि शीशे के जो बने हुए थे। अच्छा, चाय तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता पीते थे, बन को बहुत आहिस्ता आहिस्ता नोश फरमाते थे, लेकिन उसके साथ साथ कुल्फ़ी को ये बिल्कुल जब पिघल जाती थी तो दूध की तरह उसको आहिस्ता से बिल्कुल उसको निगलते थे, क्योंकि इनको ये खपत ये भी था, क्योंकि पूरे शीशे के बने हुए थे, कि दांत भी शीशे के हैं, अगर ज़ोर देंगे तो इनके दांत टूट जाएंगे। ये तो थी बीर बुट्टी साहब की याद। अब तो खैर वो नहीं है, अब क्या होंगे हमारे बचपन में बुज़ुर्गों में, अब तो हमारा चल चलाओ का वक्त है। खैर, अमीनाबाद से एक और भी किस्सा वाबस्ता है, वो है आई रब्बो। ये तो आप सभी हज़रात जानते हैं कि 1947 में जब मुल्क बटा तो वेस्ट पंजाब से बहुत से लोग, सिंधी और पंजाबी हज़रात, लखनऊ आ गए। उन लोगों ने अपनी अलग अलग जगह पर बस्तियां बनाई और उसके साथ साथ सरकार ने उनको ख़ास जगहें दी जहाँ वो अपना उद्योग व्यापार दुकानें वगैरह लगा सकें। अमीनाबाद वो हनुमान मंदिर वाला जो पार्क है उसका एक इलाका इन लोगों को दे दिया गया और वहाँ पर इनकी टेम्प्रेरी दुकानें थीं, जिसको लोग कहते थे रेफ्यूजी मार्केट। रेफ्यूजी लफ्ज़ अपने मुल्क में किसी के लिए भी बुरा और बहुत तकलीफ दे है, लिहाजा जब वी.आर. मोहन साहब यहाँ के लखनऊ के मेयर हुए तो उन्होंने इसका नाम बदलकर मोहन मार्केट कर दिया, जो बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा कदम था। एक साहब थे, उनका नाम किसी को नहीं मालूम है, वो नखास में शहनशाह बिल्डिंग के सामने रहते थे और उनकी कुछ बिसाती किस्म की दुकान थी। बिसाती कहते हैं लखनऊ में उस सामान को जो औरतों के सजाने का, संवरने का जो सामान होता है, लाली, लिपस्टिक और चिमटियाँ वगैरह, कंघे, आईने, ये सब वो बेचते थे अपनी दुकान पर। उन्होंने सुना कि ये पंजाबी लोग आए हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं ये लोग, तो जाके देखें कि इनकी बिज़नेस की ट्रिक्स क्या है। वो जाके उन लोगों को ऑब्ज़र्व करते थे, अपनी साइकिल पे जाते थे और देखते थे वो लोग कैसे बेच रहे हैं सामान को। उससे पहले लखनऊ में चलन नहीं था कि कोई दुकानदार आपको आवाज़ दे कि आइए बहन जी आइए। ये जब ये आए हज़रात पंजाब से, उन्होंने ये शुरू किया था, ये चलन जो अब सभी शहरों में आम है। तो ये जाके देखते थे। वहाँ एक लड़की आती थी दोपहर में अपने भाई या बाप का खाना लेके, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसके इश्क में मुब्तला हो गए, एक तरफा इश्क था। ये रोज़ जाके उस वक्त मुअय्यन पर वहाँ खड़े होते थे कि जब वो खाना लेके आए। इनसे कभी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक बार उसने किसी बात पर हंस के कहा बहुत ज़ोर से, हाय रब्बा। हाय, ये बात तो इनको छू गई। इन्होंने कहा, ये हाय रब्बा कह के हंसती है। बस इन्होंने साइकिल उठाई और घर का रास्ता किया और चलते जाते थे, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा याद करते करते आधे रास्ते तक पहुँचे थे। नादान महल रोड तक के भूल गए, वो हाय रब्बा हो गया आई रब्बो। दूसरे दिन इन्होंने एक साइकिल ली और उसके ऊपर सामने एक
तख्ता लगाया और उस पर कंघे और चश्मे जो भी ये बेचते थे सब लगाए और रास्ते भर चिल्लाते हुए आए, आई रब्बो आई रब्बो आई रब्बो। लोगों को अजीब लगा कि ये आदमी कैसे चिल्ला रहा है, आई रब्बो, एक अजीब आइटम हो गए थे वो। खैर उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने एक साइकिल भी खरीद ली और वो साइकिल ऐसी थी कि जो सर्कस में जोकर की साइकिल नहीं होती जिसकी सीट ऊंची नीची होती है, वो थी। और इन्होंने वो जैसे बच्चों की वर्दी होती है, फौजियों की वर्दी बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाई जाती, इस तरह की एक वर्दी इन्होंने खरीद ली फौजियों की। और उसमें भी तमाम कंघे वगैरह लगे होते तो सामने साइकिल पर तो होते ही थे। और ठीक 3 बजे ही अपने घर से निकलते थे। शहनशाह बिल्डिंग के सामने से एक चक्कर इनका मेडिकल क्रॉस तक होता था, हाय रब्बो कहते हुए, और एक होता था नादान महल होते हुए, रकाबगंज होते हुए अमीनाबाद चौराहे पे चक्कर लगा के वापस चले जाते थे। जो बिक गया, वरना इनकी ये सैर होती थी। आप यकीन मानिए कि 3 बजे लोग बरामदों में खड़े होकर नादान महल रोड पे और रकाबगंज में देखते थे कि अब वो आने वाले हैं, ओ वो देखिए आ रहे हैं। और इनके मुंह में एक सीटी भी होती थी, तो ये बजाते थे तो ट्रैफिक अपने आप हट जाती थी। ये कहलाते थे आई रब्बो। ये लखनऊ के एक बहुत मशहूर हॉकर थे जिनको पुराने लोग अब भी याद करते होंगे और जिनको नहीं याद होगा उनको हमने आज इनके बारे में। अब आइए आपका तारुफ कराते हैं लखनऊ के बावर्ची खानों की इस्तिलाहात से। यानी बावर्ची खाना जिसको कहते हैं हम लोग, उसको बावर्ची खाना कहते हैं, यानी किचन वोकैबुलरी से। ये सारी तो नहीं है बल्कि कुछ ग्लिम्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर लखनऊ में कहा जाता है कि कौरमा लुआब पर है। लुआब के माने गाढ़ा कौरमा है और उसमें घी है, सिर्फ उसमें ज़्यादा गीला नहीं है वो, तो लुआब पे कहलाता है कौरमा। और इसकी ज़िद यानी इसका उल्टा है ढपढप पानी। अगर कोई लखनऊ वाला कहे ढपढप पानी तो आप समझ जाइए कि सालन या करी जो थी वो बहुत ज़्यादा गीली थी। किसी से आप पूछिए हमारा कौरमा कैसा था, हमारा छोड़िए, हमारा ढपढप पानी था बिल्कुल। वो कौरमा क्या था। इसी तरह एक चीज़ और बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बावर्ची खाने में, पंचुट्टा। पंचुट्टा यानी मसाला और जो चीज़ उसमें डाली गई है वो अलग अलग है, पानी छोड़ रहे हैं, ठीक से भुना नहीं है, इसको कहते हैं पंचुट्टा। चावलों को जब छूते हैं तो ये औरतें बावर्ची खानों से अक्सर कहती हैं कि ज़रा सी कनी रह गई है। कनी माने थोड़े से अभी टाइट हैं, पूरे गले नहीं, उसको कहते हैं कनी रह गई है। इसी के साथ चावलों के लिए कहा जाता है बैठ गए हैं। अब आप सोचेंगे चावलों का बैठना उठना कैसा, कहते हैं चावल बैठ गए हैं, यानी गीले हो गए हैं या लोंदा हो गए हैं बिल्कुल, उनको कहते हैं चावल बैठ गए हैं। बोटियों का खिलना, कहते हैं कि जब ओवर कुक हो जाती है कोई चीज़ तो उसको कहते हैं, और जब चीज़ें जो हैं वो खिल जाती हैं बोटियाँ, तो उसको कहते हैं बोटियाँ खिल गई हैं, यानी ओवर कुकड है। बघारना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बघरना एक और भी चीज़ है। इन्हें तड़के को ही नहीं कहते हैं बघरना। इस मौसम में ख़ास तौर से बारिश के मौसम में वहाँ फलेंदे बहुत खाए जाते हैं। फलेंदे माने छोटे वाले जामुन, और अक्सर वो सर पे रख के जो हॉकर्स हैं वो कहते हैं काली घटा के काले फलेंदे। और उनको मसाला डाल के एक मिट्टी की हंडिया होती है जिसमें कागज़ लगा के हाथ से खूब ज़ोर ज़ोर से उसको बघारते हैं तो हल्के हल्के खिल जाते हैं, तो कहते हैं फलेंदों का बघारना। तो बघारे हुए यानी वो तड़का दिए हुए फलेंदे नहीं होते हैं, बल्कि बघरे हुए फलेंदे जो हैं वो हंडिया में बघारे हुए, हाथ से हिलाए हुए होते हैं। इससे और भी बहुत से मुहावरे निकले, जैसे पूछा कि अरे रास्ता ऐसा ख़राब था तो ऐसे ऊंचे नीचे गड्ढे के बिल्कुल बघर गए, यानी जैसे फलेंदे हंडिया में बघरते हैं उस तरह से। किसी ने पूछा भाई कैसे आना है, बस पूछो नहीं, बस बघरते हुए आए रास्ते पर, यानी रास्ता बहुत ख़राब था। तीरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आपने जब जो हज़रात नहारी खाने जाएंगे उनको इसका जो है वो मौका मिलेगा इस लफ्ज़ को सुनने का। वो नहारी साहब जो देते हैं वो कहते हैं भाई तीरा और डाल दो इसमें। तीरा माने मसाले के साथ पके हुए तेल को अलग कर लेते हैं और वो गार्निशिंग के काम आता है, ऊपर से हल्का सा तेल डाल देते हैं और उसको कहते हैं तीरा। बावर्ची खाने के जो गैजेट्स होते हैं उसमें एक बहुत अहम गैजेट है जिसको कहते हैं दस्त पना, जो आम तौर पे हिंदुस्तान भर में चिमटा कहा जाता है। हम लोग कभी चिमटा नहीं कहते, हम कहते दस्त पना, यानी दस्त माने हाथ और वो पना जिससे पकड़ते हैं, तो दस्त पना कहलाता है। दस्त पने को कहते कहते हम लोग कहने लगे दस्त पना। संसी होती है, संसी सब जगह होती है, एक गोल मुँह की चीज़ होती है कि जिससे आप चौड़े मुंह की पतीलियों को पकड़ते हैं और उसके आगे अक्सर एक दहाना बना होता है जिससे आप उसको सीधा भी पकड़ लेते हैं, जो अब कहलाती है आम बोलचाल में पकड़। लखनऊ में कभी पकड़ नहीं कहते हैं बल्कि उसको संसी और दस्तपना ही कहते हैं। पुराने मिट्टी के चूल्हों में एक चीज़ होती थी आंवला। आंवला खाने वाला नहीं, बल्कि एक तो मेन चूल्हा है जिस पर तेज़ आँच है और एक उसके पहलू में एक चूल्हा होता था जिसमें धीमी आँच होती थी। जिन चीज़ों को उबाल के या पका के तेज़ आंच से उनको धीमी आंच पे रखना है
तो वो आंवले पे रख देते थे। और दूध को आमतौर पे सब जगह कहते हैं उबालना, हम लोगों के यहाँ उबालना नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं जोश देना, दूध को जोश दे लीजिए। उबलना तो यानी छलक जाने को कहते हैं। लखनऊ के नाश्तों में यूँ तो नहारी कुलचे बहुत मशहूर ज़माना है, सब समझते हैं, हर वक्त लोग नहारी कुलचे ही नाश्ते में खाते हैं, बल्कि आम घरों में जो सबसे मकबूल और सबसे पॉपुलर नाश्ता है वो है सितारिया अंडा और रोगनी टिकिया। अब सितारिया अंडा क्या होता है? सितारिया अंडा होता है ऑर्डिनरी अंडे को आप जब छोटे वाले करछे में, जिसको करछुल भी कहा जाता है, करछे में जब आप उसको तलते हैं तो वो एक बिल्कुल फूल के गोल गोल एक बिल्कुल सितारे की तरह बन जाता है। उसमें नोकें निकल आती हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, उसको कहते हैं सितारिया अंडा। और उसको कहा जाता है रोगनी टिकिया से। रोगनी टिकिया यानी रोगन दी हुई टिकिया, जिसकी गूंद में भी, जब आटा गूंदा जाता है उसमें भी घी होता है, और ऊपर से उसमें घी इस तरह से लगाते हैं वो घी दिखाई नहीं देता, बल्कि उसमें जज्ब हो जाता है। और वो गुमजीदार जो हम लोग का तवा होता है, गोल ऊंचा, उसको गुमजीदार कहते हैं। यूँ तो लोग कहने लगे उल्टा तवा, उल्टा तवा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा तवा है, वो गुमजीदार तवा है, जिसपे चपातियाँ, जिनको आमतौर पर लोग रुमाली रोटी कहते हैं, वो पकाई जाती है। उस पर वो रोगनी टिक्कियाँ सेकी जाती हैं, उसको खाते हैं। रोगनी टिक्कियों के साथ एक और भी चीज़ खाई जाती है जो होटलों में मिलता है। वो होटलों में जो नाश्ता मिलता है वो होता है छोटे छोटे कतरे हुए आलू, कुछ वो तले हुए, कुछ जीरा पड़े हुए, और उनके साथ बुरानी। बुरानी का हमने आपसे जिक्र किया था कि बुरानी पुलाव या बिरयानी के साथ खाते हैं। नाश्ते में खाई जाती है रोगनी रोटी के टुकड़ों के साथ, चौकोर वो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं, उसके साथ छोटे छोटे आलू की होती है तरकारी, और उसके साथ वो बुरानी दी जाती है। बुरानी यानी पतला पतला बिल्कुल दही का रायता, जिसका बेस होता है लहसुन, लाल मिर्चें, नमक, और ऊपर से उसमें जीरे का बघार। सावन तो अपने पूरे शबाब पे है। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग भगवान शिव को पानी चढ़ाने जाते हैं हर सोमवार को, यानी हर पीर के रोज़। और उसके साथ साथ कुछ ख़ास चीज़ें भी सावन से जुड़ी हुई हैं, जैसे जयपुर में घेवर बनते हैं। औरतें तीज के दिन, जो इसी सावन के दौरान ही होता है, उसमें लहरिया दुपट्टे और साड़ियाँ पहन के झूले झूलती हैं। लखनऊ में इसी तरह का जश्न हमने अपने बचपन से देखा है। वो होता था यूँ कि सावन में घरों में झूले पड़ते थे, लोग मेहंदियाँ लगाते थे और हरी करेलियाँ पहनते थे। करेलियाँ कहते हैं हरी चूड़ियों को जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिल्कुल चिकनी चूड़ियाँ होती हैं, उसके बीच में एक आध लाल चूड़ी और बाकी हरी करेलियाँ। अच्छा, मेहंदी लगाने का उस ज़माने में जो रिवाज था, वो इस तरह की डिज़ाइनर्स मेहंदी तो लगती नहीं थी, बल्कि मेहंदी यूँ ही हाथों में थोप दी जाती थी। और उसके बाद केले के पत्ते से, आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए क्या क्या एहतियात बरती जाती थी। केले के पत्ते से उसको लाल नाड़े से, नाड़ा यानी कलावा, जिसको कहते हैं कलावा, लाल नाड़े से उसको एहतियात से बांध देते थे। इसी तरह से पैरों में भी लगाई जाती थी। और उसके साथ साथ लहरिया दुपट्टे, लेकिन यहाँ 7 रंग नहीं होते थे, वो होते थे 2-3 रंग। एक तो बहुत ही ऑफ येलो, सफ़ेद, और हल्का भूरा और येलो मिला हुआ। इस तरह के लहरिया दुपट्टे जो घरों में रंगे जाते थे, वो औरतें पहनती थीं। और एक और ख़ास चीज़ होती थी जो सावन से पहले ही शुरू हो जाती थी, कानों में फूल पहनने की रस्म। वो यूँ होता था कि बेले के फूल, औरतें एक छल्ला होता था कानों में, जिसमें उसको पिरो देती थी बेले के फूलों को। जो आसूदा लोग थे वो सोने के छल्ले भी पहनते थे, लेकिन चांदी के छल्ले सभी पहनते थे। जो बुज़ुर्ग बड़ी औरतें होती थीं, जो अब जेवर नहीं पहनती थी, वो अपने कानों के जो छेद होते थे कान में, लवों में, उसमें ही उसको पहन लेती थी। और आप जानते हैं इन फूलों को कैसे खिलाया जाता था। पानदान में जहाँ पान रखे जाते हैं गीले कपड़े में, वहीं बेले की कलियाँ रख दी जाती थी, और वो रात भर उसमें बंद रहे, सुबह वो खिल जाते थे और सबको बढ़ जाते थे, सब लोग उसको पहन लेते थे। हमें अच्छी तरह याद है अपने बचपन का सावन, जब हमारी फूफी मरूमा, हमारी एक ही फूफी थी जिनका नाम था रोशन आरा हज़रत बेगम, उनका घर मुफ्तीगंज में था। मुफ्तीगंज उस ज़माने में शहर से बहुत दूर इलाका था। हुसैनाबाद के छोटे इमामबाड़े के बाद सब खेती खेत थे, उसके बाद ये महल्ला आता था। उनकी बगिया में झूला पड़ता था फलेंदे के पेड़ पर। फलेंदे का पेड़ ज़रा सा कमज़ोर माना जाता है, सब चीखते थे, अरे भाई ज़्यादा लोग नहीं बैठो इस पर ज़्यादा नहीं झूलो, ये डाल टूट जाएगी। और वहाँ एक जश्न रहता था पूरा कि साहब खाने पक रहे हैं और लोग झूला झूल रहे हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं। ये सारे जश्न सावन के ख़ास तौर पर मनाया जाता था उस ज़माने में। अभी जो हमने आपसे हरी करेलियों का जिक्र किया था, तो हमें याद आया कि लखनऊ में शादियों में बड़ी अहमियत है हरी करेलियों की।
ससुराल से कम 14 हरी करेलियाँ आती हैं, यानी हरी चूड़ियाँ जो निकाह के वक्त दुल्हन को पहनाई जाती हैं, और वो उतारी नहीं जाती बल्कि वो टूट जाएँ तो टूट जाएँ। नई दुल्हनों की पहचान लखनऊ में यही इसी से होती है। अगर कोई लड़की हाथ में करेलियाँ पहने हुए हो तो समझ जाइए कि उसकी नई नई शादी हुई। जैसे बाकी हिंदुस्तान में वो चूड़े पहनते हैं लोग लाल और सफ़ेद, उस तरह से लखनऊ की दुल्हनों की ये पहचान है। अब पिछली किस्त के मुताल्लिक़ कुछ वजाहत और एक माजरत भी है। जब हम पारसियों का लखनऊ का जिक्र कर रहे थे तो हम अपने एक पुराने पारसी दोस्त, जो हमारा बचपन का दोस्त था, जैसी फ्रैमजी, जो पारसी अंजुमन में ही रहता था लखनऊ में, उसका नाम लेना भूल गए थे। जैसी, हमें आप माफ़ कीजिएगा, हम आपका नाम लेना भूल गए थे उस मरतबा। अब एक साहब ने पूछा है कि पारसी अंजुमन है कहाँ। पारसी अंजुमन मीराबाई मार्ग पर है, अशोक मार्ग के पहलू में जो रास्ता जाता है उस पर है। एक साहब की शिकायत है कि हमने पारसी खानों का जिक्र नहीं किया। लखनऊ में पारसी को ख़ास खाने हैं नहीं, ना कोई रेस्टोरेंट है और ना कोई उनकी कोई ख़ास डिश है जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हो। लिहाजा वही सब खाने हैं उनके जो हिंदुस्तान भर में पारसियों के खाने होते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नाम हम पारसियों का और लखनऊ में जिनका बहुत गुजर रहा है और बहुत रहना हुआ है, वो हैं फ़िरोज़ गांधी साहब। फ़िरोज़ गांधी साहब एक लंबे अरसे तक लखनऊ में रहे हैं, जब वो नेशनल हेरल्ड से एसोसिएटेड थे, और उस ज़माने में उनका घर जो था वो आउटरन रोड पे होता था, जिसको अब अशोक मार्ग कहते हैं। और इंदिरा गांधी भी उनके साथ रहती थी। पुराने लोगों को याद होगा, ये हमको हमारे वालिद ने बताया, जिनके कुछ मरासिम भी थे फ़िरोज़ गांधी साहब से, कि इंदिरा गांधी अक्सर टांगे पर बैठ के लखनऊ का जो कैसरबाग का टेलीफोन एक्सचेंज है उसके पहलू में एक बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी मैंशन जो राजभवन कहते हैं, वो राजा बख्शी साहब की, राजा बख्शी साहब एक कश्मीरी ताल्लुक़दार थे, उनका वो घर था। और ये मिसेस बख्शी के पास अक्सर इंदिरा गांधी टांगे पर बैठ कर उस घर में आया करती थी। हम वाकई बहुत मशकूर हैं उन सब लोगों को जिन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। इसमें ज़ोहरा हसन चटर्जी साहिबा ने लखनऊ से प्रोग्राम को बहुत सराहा है और दो चीज़ों को बहुत उन्होंने पसंद किया है। वो है लफ्ज़ इख्तिलाज, उनको अपना बचपन याद आ गया, और जो मछली के कैंडल स्टैंड शमादान उन्होंने देखे थे हमारे पीछे पिछले प्रोग्राम में, उनको भी उन्होंने बहुत पसंद फरमाया। इसके बाद ईला अरुण साहिबा, उनको कौन नहीं जानता, और उनकी बहन रमा पांडे जो मशहूर ब्रॉडकास्टर रही BBC की, उन दोनों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। ओमान से फ़हद नगरामी साहब और डैलस US से शाजिया यूसुफ साहब ने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए और इसको खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नगेश मिश्रा साहब ने भी लखनऊ से इसको बहुत पसंद किया है। सैयद नज़र हसन रिजवी साहब ने कराची पाकिस्तान से लिखा है कि उनका कभी लखनऊ आना तो हुआ नहीं, मगर उनका आबाई वतन लखनऊ है और हमारे प्रोग्राम को देखकर उनको अपने दादा और दादी के सुनाए हुए किस्से याद आ गए। मनीष शुक्ला साहब ने एक बहुत उम्दा बात हमको याद दिलाई है। लखनऊ में जो एक ख़ास ज़बान है, ऑल फॉल बकना, यानी उल्टी सीधी बातें करना। बिल्कुल सही बात है, जो अटपटी बातें करता है तो उसको कहते हैं ऑल फॉल बक रहे हैं। आइए आखिर में लखनऊ के खानों का जिक्र। इस मौसम की चीज़ तो है अनरसे, जिसकी गोलियां बनाई जाती हैं और उस पर तिल लगे हुए होते हैं। चावल के आटे की गोलियां मीठी होती हैं, उसको तला जाता है। ये बहुत बिकते हैं गलियों में, ठेले पर, ये आपको बहुत मिलेंगी। अनरसे की गोली सावन में इस तरह लखनऊ में ये प्रचलित है और प्रेवलेंट है जैसे जयपुर में घेवर। इसके साथ साथ रातों में अक्सर खोया पट्टी बेचने लोग आते हैं। सफ़ेद शक्कर की पट्टी होती है, इस पर तिल लगे होते हैं और खोया होता है साथ में, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। एक और खाना है जो बहुत शाही दस्तरखानों का खाना तो नहीं, लेकिन आम तौर पे इस मौसम में लखनऊ में पकता है। वो है कीमे का पुलाव, जिसमें कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आम के। अब इसमें आपको एक एहतियात की ज़रूरत होगी कि ये कीमा जो है वो बहुत बारीक नहीं बल्कि दरदरा यानी मोटा कीमा होना चाहिए जो उसमें डाला जाए पुलाव में। और आम भी मीठा हो, पूरा पक्का हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि उसके बारीक टुकड़े आप डाल के उसमें खाएं तो आपको उसका पूरा मज़ा मिले, वो उसमें गूंद नहीं जाए चावलों में। अब ये जो सिलसिला है मेरे ख्याल से ये ईरान से आया है। ईरान में लोग चावल के साथ अच्छे वाले अनार, जो खूबसूरत अनार होता है, उसके दाने मिला के खाते हैं, क्योंकि पूरी अवध की जो डायनेस्टी थी, जो शाहान अवध थे, वो निशापुरी थे, ईरानी थे, तो ये वहीं से लाए होंगे ये तरीक़े। और वो यहाँ आते आते, क्योंकि यहाँ अनार उस तरह नहीं होता है, तो चावलों में, बिरयानी में उसको कैसे मिलाएं, तो ये आम हो गया, वो भी आम की फसल में। इजाज़त लेने से पहले
आपसे वही गुजारिश है जो हम हमेशा करते हैं कि आप अपने इस प्रोग्राम को खूब देखें, शेयर करें, कमेंट्स भेजें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अगली मुलाकात में ज़िक्र होगा लखनऊ के एक ऐसे कैप्टन, जहाज़ उड़ाने वाले, हवाई जहाज़ उड़ाने वाले कैप्टन का, जो सोते हुए जहाज़ उड़ाते थे या जहाज़ उड़ाते हुए सो जाते थे। लखनऊ की एक नामी हस्ती थे, उनके बारे में आपको और उनके बहुत से दिलचस्प किस्से हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आदाब।